वेलकम टू बैक नरेश कौशिक। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अद्यतन नवीन एजुकेशनल सामग्री आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 के बारे में, नेशनल नॉलेज कमीशन। ज्ञान को 21वीं शताब्दी का प्रमुख प्रेरक बल स्वीकार किया गया है और वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए भारत की क्षमता अधिकांशतः ज्ञान संसाधनों पर निर्भर करेगी। और इसी परिदृश्य को सामने रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता का अनुभव करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा एम श्री श्याम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2006 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी, जिससे कि हमारे ज्ञान संबंधी संस्थान और आधारिक तंत्र के सुधार में एक कार्य योजना तैयार हो सके जो कि भारत को भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने में समर्थ बना सके। इस आयोग ने अपना कार्य 2006 में शुरू किया। आयोग के संगठन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में अध्यक्ष सहित 8 सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्य अंशकालिक रूप से अपना काम करेंगे और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे। सदस्यों के काम में उनकी मदद के लिए कुछ तकनीकी कर्मचारी होंगे जिनका नेतृत्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नियुक्त कार्यकारी निदेशक करेंगे। आयोग अपने कार्यों के प्रबंधन में सहायता विशेषज्ञों को भी शामिल कर सकता है। नियोजन और बजट के साथ साथ संसद संबंधी कार्यों और दायित्वों को संभालने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल एजेंसी योजना आयोग को बनाया गया है। मुख्य रूप से अध्यक्षता श्री श्याम पित्रोदा महोदय। सदस्यों में डॉक्टर अशोक गांगुली फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर पी बलराम भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर जयंती घोष जेएनयू में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष हैं और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर नंदन नीलेकनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक हैं। डॉक्टर दीपक नैयर जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सुजाता रामदुराई स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च प्रोफेसर हैं और डॉक्टर अमिताभ मट्टू ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट हैं। अब हम बात करते हैं आयोग के कार्यक्षेत्र के बारे में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में 13 जून 2005 को की गई थी। आयोग की कल्पना भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा निम्न शब्दों में अभिव्यक्त की गई थी कि अब समय आ गया है संस्थान निर्माण का दूसरा दौर शुरू किया जाए और शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की जाए। तो इस प्रकार से आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला है शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता लाना ताकि 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सके और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के स्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि कर सके। दूसरा जो विचारार्थ विषय था, कार्य क्षेत्र था, वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना था। तीसरा बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना इसका कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना, यह भी इसका मुख्य कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट, नागरिकों के एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान की क्षमताओं को बढ़ावा देना। और अगला था
सार्वजनिक ज्ञान को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना। आयोग का कार्यकाल 2 अक्टूबर 2008 तक 3 वर्ष का था, जिसे 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दिया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की अंतिम रिपोर्ट में आयोग द्वारा पिछले जो 3 वर्ष में प्रस्तुत की गई सभी सिफारिश थी, उनका अध्ययन किया गया है। आयोग के प्रतिवेदन की अगर हम बात करें तो आयोग ने अपनी सिफारिश मुख्य रूप से 4 किस्तों में प्रस्तुत की, 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से प्रकाशित हुआ। आयोग का प्रतिवेदन मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित है। उसमें पहला है ज्ञान की सुलभता, दूसरा ज्ञान के सिद्धांत, तीसरा सृजन, चौथा अनुप्रयोग और पांचवा है सेवाएं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ज्ञान की सुलभता में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका हम बातचीत करते हैं। सिफारिशों के सार के बारे में हम देखते हैं। प्रतिवेदन में इनकी सिफारिश क्या थी। ज्ञान की सुलभता में ज्ञान की सुलभता प्रदान करना व्यक्ति और समूहों के अवसरों को बढ़ावा का सबसे अधिक बुनियादी तरीका है। इसलिए समाज में ज्ञान की सुलभता सरलता से जीवन का संचार करना, विस्तार करना जरूरी है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। तो आयोग ने स्पष्ट किया कि 2002 में 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया जाए। फिर भी भारतीय बच्चों को उत्तम स्तर की शिक्षा सुलभ कराने के हेतु यह आयोग सिफारिश करता है कि शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने के लिए एक केंद्रीय कानून की ज़रूरत है। उसके बाद स्कूली शिक्षा के उन्नयन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित किए जाएं और इस संबंधी व्यवस्था के लिए सरकार को संसाधन जुटाने होंगे, जिनके तहत शिक्षा के अधिकार की पूर्ति के लिए अपेक्षित अतिरिक्त निधियों का बड़ा हिस्सा केंद्रीय सरकार को जुटाना होगा। दूसरा है भाषा, लैंग्वेज। आयोग ने विचार किया कि मौजूदा जो परिस्थिति हैं उसमें उच्चतर शिक्षा और रोजगार संभावनाओं के लिए सामाजिक अवसरों की जो सुलभता है, उसकी दृष्टि से अंग्रेजी भाषा की समझ और उसको पारंगत होना सबसे अधिक ज़रूरी है और आधुनिक ज्ञान और कौशल प्राप्त किया जा सकता है। और इस दृष्टि से आयोग ये सिफारिश करता है कि एक भाषा के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा बच्चे की पहली भाषा, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा के साथ में पहली कक्षा से यह शुरू की जानी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है अनुवाद। आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत एक बहुभाषी देश है। किसी एक भाषा में अभियुक्त ज्ञान को अन्य भाषा भाषियों तक पहुंचाने के लिए उसका भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद होना आवश्यक है। तो उसने सिफारिश की कि केंद्र में एक अनुवाद विभाग खोलना चाहिए, लोगों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और किसी भी भाषा में व्यक्त ज्ञान का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। नेक्स्ट है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। पुस्तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र को चुस्त बनाने के लिए आयोग ने सिफारिश की कि सर्वप्रथम ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए और संरक्षण के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता स्पष्ट है और पुस्तकालय की स्थापना, उसका संचालन, उसका उन्नयन के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के बारे में वर्तमान में ज्ञान के प्रचार संरक्षण में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या लाइब्रेरी, इसके अतिरिक्त इंटरनेट की बहुत बड़ी भूमिका है और आयोग ने एक ऐसे राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए सिफारिश की कि जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ज्ञान को जोड़ सके। इसके अलावा पोर्टल की बात की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जल, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, अध्यापक, जैव विविधता, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, अधिकार, नागरिक आदि जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टलों के सृजन की सिफारिश की और ये पोर्टल सभी हितधारकों के लिए किसी एक क्षेत्र विशेष जानकारी के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेंगे और इनकी देखभाल बहुत सारे हितधारकों के प्रतिनिधियों के युक्त संघ द्वारा की जाएगी, जिससे यह निश्चित किया जाएगा कि उनका स्वरूप राष्ट्रीय है। इस हेतु आयोग ने
अर्गियम ट्रस्ट द्वारा समर्थित जल, ऊर्जा, पर्यावरण, जैव विविधता, इन सभी पर 5 वेब आधारित पोर्टल स्थापित करने का सुझाव दिया है और जिसकी देखभाल एक संघ के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क। आयोग स्वास्थ्य देखभाल में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग का पक्षधर है और इस हेतु उसने हेल्थ डाटा कोष का निर्माण करने की सिफारिश की और एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड निर्मित करने की आवश्यकता बताई है, जिससे कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु का अभिलेख उसके द्वारा प्राप्त किया जा सके। दूसरा जो प्रतिवेदन था, दूसरी सिफारिश थी, वो थी ज्ञान के सिद्धांत। इसमें सबसे पहले स्कूली शिक्षा पर बात करते हैं। आयोग का विचार है कि उत्तम स्कूली शिक्षा को सुलभ बनाए हेतु प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर बड़े पैमाने पर विस्तार करना होगा और स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, जिसके लिए आयोग ने स्कूलों के प्रबंधन में विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता और निधियों के संवितरण की नमनशीलता की सिफारिश की और स्कूलों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया। साथ ही सेवा पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी बल दिया गया। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए आयोग ने नवाचारी आपूर्ति जो मॉडल है उसके बारे में बातचीत की है। सरकारी और निजी भागीदारी इसमें शामिल है। क्षमता के विचार के हिसाब से आयोग ने मानव संसाधन विकास में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है और इस दिशा में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा नियोजन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव किया है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास जैसे शब्दों का प्रयोग करने की सलाह दी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उच्च शिक्षा। आयोग का मानना है कि जनसंख्या में बहुत बड़े हिस्से हेतु उच्च शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है और उच्च शिक्षा की सुलभता हेतु देश भर में लगभग 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र स्वतंत्र विनियम प्राधिकरण यानी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए और उक्त प्राधिकरण के साथ ही गुणवत्ता निश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन हो, क्रेडिट प्रणाली लागू हो, आंतरिक मूल्यांकन हो, अनुसंधान को प्रोत्साहन आदि आदि बातों पर विशेष रूप से बल दिया जाना चाहिए। इसकी सिफारिश की गई है। नेक्स्ट है अधिक संख्या में उत्तम पीएचडी, यानी देश भर में अनुसंधान और विकास का कायाकल्प करने के लिए आयोग ने पीएचडी के स्तर में सुधार लाने की सिफारिश भी की है। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रणाली के नवीनीकरण और सुधार के लिए अनुसंधान के एक वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए और इसके साथ साथ अनुसंधान के सभी स्तरों पर व्यापक निवेश की जाने की भी सिफारिश आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा। डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के बारे में आयोग का मानना है कि दूरसंचार, रेडियो और इंटरनेट जैसी मीडिया के संवर्धन के कारण दूरस्थ शिक्षा की पहुंच में भारी वृद्धि संभव है और जिसके लिए आयोग आईटीसी आधारित एक राष्ट्रीय तंत्र से सृजन, वेब आधारित सामान्य मुक्त संसाधन विकसित करने के लिए एक क्रेडिट बैंक स्थापित करने और एक राष्ट्रीय परीक्षण सेवा उपलब्ध कराने पर बल दिया है। साथ ही साथ मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु उत्तम सामग्री के उत्पादन और महत्वपूर्ण अनुसंधान लेखों, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की मुक्त सुलभता की आवश्यकता भी बताई। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से ओपन एक्सेस सामग्री और मुक्त शैक्षिक संसाधन का विकास और प्रचार करना चाहिए और वैश्विक मुक्त शैक्षिक संसाधनों का लाभ उठाना जाने की सिफारिश भी आयोग द्वारा की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा जो सिफारिश है वो सृजन से संबंधित है, क्रिएशन। वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में टिके रहने के लिए नए ज्ञान को सृजित करने के लिए मौजूदा संसाधनों को बचाए रखना महत्वपूर्ण होता है और इस कारण ऐसे सभी क्रियाकलापों पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके फलस्वरूप सीधे ही ज्ञान का सृजन होता है अथवा
जिसमें सृजित ज्ञान सुरक्षित भी रखा जा सकता है। तो इस हेतु सबसे पहले बात करता है आयोग बौद्धिक संपदा के अधिकार से। आयोग का मानना है कि वैश्विक ज्ञान आधारित प्रतियोगिताओं में बौद्धिक संपदा सृजन और संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, और इसके लिए एक विश्व स्तरीय IPR आधारित तंत्र का निर्माण करने के लिए भारत को अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, और इस हेतु IP कार्यालयों के आधुनिकीकरण, वैश्विक मानकों का निर्माण और उत्तम प्रतिभा को आकृष्ट करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन तंत्र, IPR शिक्षा और सेल का गठन पर बल देने की सिफारिश की गई है। दूसरा, नवाचार, इनोवेशन के बारे में आयोग का मानना है कि भारत की आर्थिक उन्नति में नवाचार एक प्रमुख तत्व के रूप में उभर आ रहा है, और आर्थिक उदारीकरण के शुरू के दौर के बाद ही नवाचार के कार्यनीतिक प्राथमिकीकरण में काफ़ी वृद्धि हुई है। इससे हेतु आयोग का सुझाव है कि नवाचार हेतु उद्योग, विश्वविद्यालय और R&D संस्थाओं के बीच अधिक प्रभावी सहयोग की आवश्यकता है। साथ ही साथ उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यवस्था का सुधार लाने पर भी बल दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठान। आयोग ने विभिन्न विषयों के बीच लुप्त होती सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान और सामाजिक ज्ञान प्रतिष्ठान की स्थापना पर बल दिया है, जो कि हर तरह के ज्ञान को एक बेजोड़ इकाई मानेगा और संविधान की भावना के अनुरूप देश के जो लोग हैं उनमें वैज्ञानिक जो सोच पैदा करते हैं विभिन्न विषयों में, भविष्य में उभरने वाले क्षेत्रों की पहचान आदि का कार्य इसके द्वारा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बात की है सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के विधिक तंत्र के बारे में। आयोग ने सिफारिश की कि आयोग के द्वारा एक ऐसा कानून बनाए जाने की सिफारिश है जो कि सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान के लिए एक समान कानून तंत्र का सृजन करे और विश्वविद्यालय और आधुनिक संगठनों को स्वामित्व और पेटेंट अधिकार उपलब्ध करवाए जाए। सृजन से अंतिम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यमशीलता। आयोग ने संपदा सृजन और रोजगार सृजन पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पक्ष रखा है और प्रभावशाली पक्ष इसको स्वीकार किया है। इसलिए उद्यमशीलता की उन्नति में तेजी लाने के लिए सरकार ने वित्तीय संस्थान, उद्यमशीलता के नेटवर्क और संघ के साथ साथ परिवार और विशाल समुदाय के सहयोग पर भी बल दिया है, जिससे कि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल विकास इन सब पर अधिक बल देने की बात की गई है। जो इसका क्रियान्वयन वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौशल विकास उन्नयन के केंद्र द्वारा की जा रही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। इसमें मुख्य रूप से परंपरागत स्वास्थ्य प्रणाली पर बातचीत की गई है। आयोग का मानना है कि भारत के पास एक अत्यंत समृद्ध और जटिल स्वदेशी चिकित्सीय विरासत है, और अतः सिफारिश आयोग द्वारा की गई है कि परंपरागत चिकित्सा में उत्तम शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि मौजूदा शैक्षिक तंत्र में संभवतः IIMC, IIT और एम्स जैसे स्तरीय संसाधनों के माध्यम से सुधार किया जाना चाहिए, और परंपरागत चिकित्सा ज्ञान के स्रोतों की रक्षा से IPR तंत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा, कृषि से संबंधित इन्होंने बात की है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आयोग ने स्वीकार किया है कि भारतीय कृषि के सामने आई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक पैकेज के रूप में कुछ ऐसे उपायों को अपनाया जाना चाहिए जिससे संवर्धित ज्ञान सृजन और अनुप्रयोग पर बल दिया जा सके। इसलिए कृषि अनुसंधान संस्थानों का आधुनिकीकरण करना, समन्वय स्थापित करना, अनुसंधान सहयोग की ओर से अधिक नमनशील बनाए जाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। नेक्स्ट, जीवन स्तर में सुधार लाना। आयोग ने आम आदमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हम भारत की आबादी है वो निवास करती है, और इस नाते ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया, और इसके लिए पंचायत ज्ञान केंद्र स्थापित करने की सिफारिश की और साथ ही साथ उसकी गरिमा बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। और अंतिम जो सिफारिश थी आयोग की वह थी सेवा। इसमें अभिशासन पर बल दिया। आयोग का विचार है कि अभिशासन केवल प्रक्रियाओं के
उपकरण के रूप में न होकर के कुशलता, दक्षता, नागरिक दिशा सुनिश्चित करने हेतु हो। और इस हेतु आयोग ने सेवाओं को शीघ्र आपूर्ति, उत्पादकता और कुशलता निश्चित करने पर बल दिया है। नए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे भारत निर्माण, रोजगार, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा आदि की शुरुआत ई प्रशासन व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर बल दिया गया, जिससे कि सेवाएं तेजी से मिल सके और कार्यकुशलता की भी ध्यान दिया जा सके। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिए गए मुख्य सुझावों के बारे में। सबसे पहला सुझाव है विद्यालय स्तर पर शिक्षण के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाए, जिससे कि न्यूनतम स्तर पर भी शिक्षा अच्छी प्रकार से उपलब्ध करवाई जा सके। दूसरा, स्कूलों की गुणवत्ता को जांचने हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा, इनका सुझाव था कि स्कूली शिक्षा हेतु राज्यों को केंद्रीय सरकार के द्वारा दी जाने वाली धनराशि को अधिक लचीले ढंग से खर्च करना चाहिए। अगला सुझाव था निजी स्कूलों को दी जाने वाली जो सहायता राशि है, उस धनराशि के प्रयोग को प्रबंध तंत्र की स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा स्कूल समय और छुट्टियां, अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया में नम्रशीलता को बनाए रखने के लिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। शिक्षा में सरकारी खर्च को बढ़ाना चाहिए और विद्यालय जो वित्तीय स्रोत है उसमें विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने उच्च शिक्षा में बताया कि उच्च शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र विनियम प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए, क्रेडिट प्रणाली की जानी चाहिए और स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर के जब बच्चा पहली मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़ता है, उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए। उसके बाद में एक अनुवाद से संबंधित सुझाव दिया कि अनुवाद को उद्योग के रूप में बढ़ावा देना चाहिए और छोटी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुवादकों के लिए भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए जा सकने वाले कोर्स पैकेज, फेलोशिप कार्यक्रम, ये सभी तैयार कराए जाने चाहिए और अनुवादकों के बारे में राष्ट्रीय वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके बाद में स्कूली शिक्षकों को लेकर के कम से कम 5 वर्ष की न्यूनतम नियत अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, इस प्रकार का भी उन्होंने सुझाव दिया। परीक्षा व्यवस्था के बारे में सुधार के लिए उन्होंने आंतरिक मूल्यांकन पर कम से कम 25% और धीरे धीरे इसको बढ़ा करके 50% करने का प्रावधान भी सुझाव भी दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के कौशल विकास का नाम दिया गया और इसको अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अन्य स्थानीय भाषाओं में इसका कोर्स किया जाए, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता जताई है। इसके अलावा सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में सेवा पूर्व प्रशिक्षण में सुधार लाने की इन्होंने बात की है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में सुधार के साथ साथ उनका विस्तार किया जाना चाहिए, इस प्रकार से भी उन्होंने सुझाव प्रेषित किया है। केंद्र और राज्य सरकारों में शिक्षा बजट का एक निश्चित अनुपात पुस्तकालय के लिए आवंटित किया जाना चाहिए, लाइब्रेरी को एनरिच करना चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क के विकास की शुरुआत की जाने की भी बात की है और स्वास्थ्य देखभाल के लिए संबंधित रिकॉर्ड रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डाटा कोष का निर्माण किया जाने की सिफारिश की है। और इसके साथ साथ ये बुनियादी ज़रूरतों के लिए एक राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल बनाया जाए, इसका प्रबंधन एक कंसोर्टियम टीम के द्वारा किया जाए, जिससे NGO, अनुसंधान और विकास समूह, शैक्षणिक संस्थान, भिन्न भिन्न सरकारी विभाग, शिक्षक वर्ग और विशेषज्ञों, इन सभी का इसमें समुचित प्रतिनिधित्व हो, इस प्रकार का सुझाव राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा दिया गया है। अब हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रभाव की बात करते हैं, मूल्यांकन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 से लेकर 9 तक का जो देश का पहला आयोग है, जिसमें ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत की है। पूर्व में गठित आयोग शिक्षा के क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं को छुआ है और इसकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा का मूल अधिकार बन भी गया और लागू भी हुआ। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के प्रत्येक ब्लॉक में स्कूल के लक्ष्य के साथ साथ 6000 उच्च गुणवत्ता के स्कूल
मॉडल स्कूल खोले जा चुके हैं। इसके साथ साथ 8 नए ITI IIT, 10 नए NIT और 4 नए IIM भी खोले जा चुके हैं। इसी के साथ साथ 15 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है। वेबसाइट शिक्षा के लिए नेशनल काउंसिल फॉर स्किल डेवलपमेंट का गठन भी किया गया है, जो कि इस क्षेत्र में नीति, उद्देश्य आदि का निर्धारण करेगी। और 75 करोड़ रुपए खर्च करके राष्ट्रीय अनुवाद अभियान को असली जामा पहनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ही संस्कृति विभाग में पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय अभियान की जिम्मेदारी ले ली है। ई अभिशासन की सिफारिश लागू करने के लिए 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापित किया गया है। 18 राज्यों में इसका कार्य चल रहा है। इस प्रकार से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा किए गए प्रयास शिक्षा की सर्वसुलभता को पूरा करने की दिशा में निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2006 पूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।